हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए सोच और विचार के साथ। आज हम करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की प्रश्नोत्तरी, जिसमें हम 26 से लेकर के 60 तक के जो क्वेश्चन हैं इन्हें हम देखेंगे। यह जो आपके क्वेश्चन हैं आईटीआई में एग्ज़ाम से संबंधित हैं। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला जो प्रश्न दिया गया है यह है पीएमएमसी प्रकार के उपकरणों का स्केल। तो ये जो क्वेश्चन है यह इंस्ट्रूमेंट से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपके प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं और एक आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो जो आपके प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वह भौतिक राशि या वैद्युतिक राशि की प्रजेंटी को बताते हैं, और जो आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भौतिक राशि या वैद्युतिक राशि की प्रजेंटी के साथ साथ उसकी मात्रा को दर्शाते हैं। और जो हमारे सेकेंडरी मीटर होते हैं यह तीन प्रकार के होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंट्रोगेटिंग। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि जो हमारा करंट या वोल्टेज का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, यह एक स्केल के ऊपर पॉइंटर के द्वारा दर्शाते हैं या बताते हैं। तो उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट या सूचक यंत्र कहते हैं। तो जो हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें आपके दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, एक आपका आता है एमसी टाइप और एक आपका आता है एम टाइप। तो एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम लोग पीएमएमसी प्रकार का उपकरण भी कहते हैं। तो एमसी यानी कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है वह अनुपातिक होता है, और जो आपका एमआई यानी कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है वह अनुपातिक नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें दिया है क्या है, पहला ऑप्शन आपका यूनिफॉर्म, यानी कि जो मेरा मूविंग कॉइल का जो पैमाना होगा, जो स्केल का जो पैमाना होगा वो यूनिफॉर्म में होगा, यानी कि अनुपातिक होगा। यदि क्वेश्चन करे कि एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होगा तो वह अनुपातिक नहीं होगा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म में होगा। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफार्मर का भाग है? तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं। तो जो कम्यूटेटर है वो आप जानते हैं कि जनरेटर का भाग है। जो मेरा टेको गेज है इसे हम लोग जनरेटर या मोटर के स्पीड को मापते हैं। तो ये 2 तो मेरा होगा नहीं। अब बचे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर आपका 4। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 दिया गया है बूसिंग, तो जो बूसिंग है यह एक ट्रांसफार्मर का भाग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रदीप्ति से संबंधित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया है जूल का नियम। तो जो आपका जूल का नियम है यह नियम लागू होता है उष्मा के ऊपर। उष्मा का मतलब हो गया कि जब हम किसी कंडक्टर में से विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं तो वह कंडक्टर उष्मा को उत्पन्न करता है। तो जूल का नियम उष्मा के बारे में बताता है। 2 नंबर में आपका दिया गया है लेंज का नियम। तो जो लेंज का नियम है यह बताता है बैक ईएमएफ के बारे में, यानी कि जिसके कारण कोई ईएमएफ उत्पन्न होता है वो उसी का विरोध करता है। यानी कि लेंज का नियम कहें या हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ कहें, दोनों सेम है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन होगा नहीं। बचा आपका 3 नंबर यानी कि लेबेटर का नियम, और जो आपका चौथा बचा इसे हम लोग कहते हैं क्रिचॉफ का नियम। तो जो आपका क्रिचॉफ का नियम है, तो क्रिचॉफ का नियम हम लोग करेंट यानी कि रेजिस्टेंस इत्यादि में लगाते हैं। जैसे कि क्रिचॉफ का आपका 2 नियम हो गया। क्रिचॉफ का एक नियम आता है करंट का नियम और दूसरा आता है वोल्टेज का नियम। तो ये नियम होगा नहीं। और यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है वो प्रदीप्ति से संबंधित दिया है। तो प्रदीप्ति का मतलब होता है प्रकाश। तो प्रकाश के संबंध में 2 नियम हैं। एक नियम आपका व्युत्क्रम का नियम है, और जो आपका दूसरा नियम है उसे हम लोग कहते हैं लैम्बर्न कोसेन नियम। तो इस नियम के अनुसार बताया जाता है कि जो आपका ई यानी कि जो हमारा प्रदीप्ति होता है, प्रदीप्ति 1 यानी कि जो प्रदीप्ति होता है वो I/d² इंटू कॉस फाई। तो यहाँ पर जो आपका ई है, ई का मतलब होता है प्रदीप्ति, आई का मतलब होता है प्रदीप्ति तीव्रता, और डी का मतलब होता है जो आपकी प्रदीप्ति जो आपका प्रकाश होता है उसकी दूरी, और बीच में क्या आपका हो जाएगा कॉस फाई। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लेबर्ट का नियम। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा।
अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस डिस्चार्ज लैंप है। तो मेरा जो सोडियम वेपर लैंप है वो गैस डिस्चार्ज लैंप है। हमारा जो वीडियो है, जो इस पर हम वीडियो अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, इसमें आपको सोडियम वेपर लैंप और लैंपों के बारे में बताया गया है। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो क्लियर आपका हो जाएगा कौन से आपके जो लैंप है वो गैस डिस्चार्ज लैंप है। तो इसमें जो आपका सोडियम वेपर लैंप है या गैस डिस्चार्ज लैंप है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्रिस्टल डायोड में डैश होता है। तो आप जानिएगा जो हमारा क्रिस्टल डायोड होता है इसमें पी टाइप यानी कि एक पी जंक्शन होता है और एक मेरा जो होता है एन जंक्शन होता है, यानी कि पी और एन से मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, पी एन जंक्शन डायोड बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा सिंपल जो डायोड होगा उसमें कितने जंक्शन होंगे, तो उसमें आप एक जंक्शन देखेंगे, पी और एन को मिलाकर एक जंक्शन मिलेगा। जंक्शन का मतलब क्या होता है, तो जहाँ पर हम लोग दो धातुओं को या दो पदार्थों को जिस पॉइंट पर मिलाते हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं, जंक्शन। तो हमारे क्रिस्टल डायोड में एक पी एन जंक्शन होता है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा वो 1 नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्रांजिस्टर में स्थितीकरण पोर्टों की संख्या होती है। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है इस ट्रांजिस्टर में आपके एक P होगा, दूसरा हमारा N होगा और एक हमारा हो जाएगा P, यानी कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है ये दो प्रकार के होते हैं, PNP और एक होता है NPN। यानी कि जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक ट्रांजिस्टर होता है जिसे हम लोग कहते हैं PNP ट्रांजिस्टर और एक जो ट्रांजिस्टर होता है जिसे हम लोग कहते हैं NPN ट्रांजिस्टर। अब देखिए P का मतलब क्या होता है, तो जो मेरा P दिया गया है तो P टाइप के मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और N टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है। यानी कि यहाँ पर जो हम मटेरियल यूज किए हैं इस P मटेरियल में इलेक्ट्रॉन कम होगा, N मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमने 2 P लिया है और एक N लिया है, तो मिलाकर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने PN जंक्शन ट्रांजिस्टर यहाँ पर हमने बनाया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ट्रांजिस्टर में जो रिक्त परतों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। कैसे, तो यहाँ पे आप एक P देख रहे हैं, इसमें क्या है, इस P में आपका इलेक्ट्रॉन कम है और इस P में क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका ज़्यादा है और N में क्या है, N में आपका इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो मेरा सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मेरा 4 नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फिल्टर के बिना रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट होता है। तो रेक्टिफायर का मतलब आप लोग जानते हैं, रेक्टिफायर का मतलब होता है डायोड। तो डायोड क्या करता है, डायोड AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो जो डायोड AC को DC में कन्वर्ट करता है वह सप्लाई जो होती है उसे हम लोग कहते हैं पल्सेटिंग DC। पल्सेटिंग DC को प्योर DC में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फिल्टर सर्किट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि फिल्टर सर्किट नहीं है। तो जब फिल्टर सर्किट जब नहीं होगा तो जो हमारा DC होगा कैसा होगा, वह DC मेरा होगा पल्सेटिंग DC। कैसा होगा, पल्सेटिंग DC, यानी कि मेरा 3 नंबर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो मेरा क्वेश्चन दिया गया है वो है कि रोटर की संरचना के आधार पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की 3 फेज मोटर संभव हो सकती है। तो जितने हमारे 3 फेज के मोटर होते हैं उनमें जो रोटर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो रोटर होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्क्विरल के जो रोटर, और जो मेरा दूसरा रोटर होता है उसे हम लोग कहते हैं वाउंड रोटर या स्लिप रिंग रोटर। तो जो स्क्विरल के जो रोटर होता है इसमें कापर की या एल्युमिनियम की रिंग होती है और उस रिंग को हम लोग क्या करते हैं, कापर के रड के द्वारा शॉर्ट कर देते हैं। जबकि मेरा वाउंड या स्लिपिंग रोटर होता है उसमें क्या करते हैं, आर्मेचर की भांति हम लोग कापर तार की वाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि रोटर की संरचना के आधार पर हमारे मोटर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, स्क्विरल के मोटर और स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। तब क्या करेंगे, 3 नंबर आंसर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर के बारे में सत्य है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है 4 नंबर स्लॉट में वाइंडिंग स्थापित की जाती है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर हम ऑप्शन को पहले गौर करेंगे। तो ऑप्शन में देखिए 1 नंबर में दिया गया है कि एक छड़ सामग्री होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा मोटर का जो स्टेटर होगा उसमें छड़ सामग्री होगी नहीं। 2 नंबर में दिया गया है कि यहाँ पर जो पोल होंगे सिलेंट होंगे, तो सिलेंट पोल होता नहीं है। और उसके बाद जो आपका 3 नंबर में ऑप्शन दिया गया है कि इसमें कम्यूटेटर होगा। तो आप जानते हैं कि हमारा जो स्क्विरल के जो मोटर होता है उसमें कम्यूटेटर तो होता नहीं है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा 4 नंबर, स्लॉट में वाइंडिंग स्थापित
की जाती है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि मोटर की तुल्यांकित गति तथा रोटर की वास्तविक गति का अंतर क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जानेंगे कि तुल्यांकित गति क्या होता है। तो n बराबर होता है आपका, n को हम लोग कहते हैं तुल्यांकित गति। तो तुल्यांकित बराबर क्या होता है, तुल्यांकित गति बराबर होता है Pn बाई 120। क्या होता है, Pn बाई 120 होता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जो हमारा तुल्यांकित गति क्या है। तो एक थ्री फेज मोटर के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो थ्री फेज मोटर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की गति को हम लोग तुल्यांकित गति कहते हैं। क्या कहते हैं, तुल्यांकित गति कहते हैं। और उसके अंदर जो रोटर जो घूमता है थ्री फेज मोटर के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं रोटर गति। तो जो तुल्यांकित गति होती है, तुल्यांकित गति का स्पीड सदैव रोटर की गति से अधिक होता है। और तुल्यांकित गति और रोटर की गति के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस स्लिप कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं स्लिप कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका स्लिप बराबर हो जाएगा NS का मतलब हो गया रोटर गति माइनस n, और बटा क्या हो जाएगा आपका NS गुणे 100। यानी कि समय क्या करते हैं, इस समय निकालते हैं रोटर स्लिप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रोटर स्लिप। तो एक बात याद रखिएगा, तुल्यांकित गति और रोटर की गति के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप गति कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लिप गति। रोटर गति का मतलब होता है मोटर के अंदर रोटर किस स्पीड से घूम रहा है, और तुल्यांकित गति का मतलब होता है कि मोटर के अंदर चुंबक किस गति से मूव कर रहा है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि DOL स्टार्टर का पूर्ण रूप क्या है। तो DOL का पूर्ण रूप होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो यहाँ पर जो आपका 1 नंबर ऑप्शन होगा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ये सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि DOL स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन सा रिले जुड़ा होता है। तो जो हमारा DOL स्टार्टर है, इसमें थर्मल ओवरलोड रिले आपका जुड़ा होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंगल फैन में सामान्य डैश की एक फेज प्रेरण मोटर प्रयोग की जाती है। तो आप जानते हैं कि जो मेरा सिंगल फेज जो मेरा मोटर हो या मेरा जो सिंगल फेज जो सीलिंग फैन होता है, यानी कि जो मेरा सीलिंग फैन है, यह एक परमानेंट मैग्नेट वाला क्या होता है आपका मोटर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 नंबर ऑप्शन को टिक कर देंगे। 1 नंबर ऑप्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अल्टरनेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो अल्टरनेटर कहें या जनरेटर कहें या फैराडे के विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार अल्टरनेटर का है। तो ध्यान रखिएगा, जो मेरे अल्टरनेटर होते हैं या 2 प्रकार के होते हैं। एक अल्टरनेटर होता है फील्ड रोटेटिंग प्रकार का और दूसरा होता है आर्मेचर रोटेटिंग प्रकार का। तो इन सभी ऑप्शनों में मेरा जो 4 नंबर दिया गया वो क्या है, रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार का। याद रहेगा बात आप लोग को कि मेरा जो अल्टरनेटर होगा 2 प्रकार का होगा, एक जिसमें मेरा फील्ड घूमेगा और दूसरा जिसमें मेरा आर्मेचर घूमेगा। तो जो मेरे छोटे अल्टरनेटर होते हैं उसमें आर्मेचर मूव करता है और मेरा जो फील्ड होता है वो स्थिर रहता है, और जो हमारे बड़े अल्टरनेटर होते हैं उसमें फील्ड जो है घूमता है और जो मेरे कंडक्टर हैं वो स्थिर रहते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा 4 नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न होने वाली परिवर्ती धारा को बाहरी सर्किट में कौन लेके जाता है। तो आप जानिएगा कि जो हमारे अल्टरनेटर होते हैं, तो अल्टरनेटर में घूमने वाला जो भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं आर्मेचर। तो आर्मेचर से सप्लाई को बाहर ले जाने के लिए हम लोग स्लिप रिंग लगाते हैं AC में। यदि हमारा जनरेटर होगा या हम कहें कि DC जनरेटर होगा, तो DC जनरेटर में कम्यूटेटर लगा होगा या स्लिप रिंग लगा होगा सप्लाई को बाहर आउटपुट करने के लिए। जबकि अल्टरनेटर की बात करें या AC जनरेटर की बात करें तो उसमें सप्लाई को बाहर निकालने के लिए हम लोग स्लिप रिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो 1 नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक स्टार संयोजन अल्टरनेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक दिया है आपका लाइन वोल्टेज और दूसरा दिया है आपका फेज वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज का मतलब होता है 2 फेजों के बीच में, यानी कि फेज 1 और फेज 2
दो फेजों के बीच में जो हम लोग वोल्टेज मापते हैं उस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं लाइन वोल्टेज। क्या कहते हैं? लाइन वोल्टेज। और जब हम लोग एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में लाइन जो नापते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग कहते हैं फेज वोल्टेज। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रहेगी कि दो फेजों के बीच में मापा गया वोल्टेज लाइन वोल्टेज होता है और एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में मापा गया वोल्टेज फेज वोल्टेज होता है। जो लाइन वोल्टेज होता है वह फेज वोल्टेज से √3 गुना ज़्यादा होता है। क्या होता है? √3 गुना ज़्यादा होता है। यानी कि मेरा जो लाइन वोल्टेज होगा क्या होगा? जो मेरा लाइन वोल्टेज होगा वह फेज वोल्टेज से क्या होगा? √3 गुना क्या होगा आपका? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? सही आंसर मेरा 1 नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित में से दिया गया है आरपीएम मान पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर जो मेरा पहला नंबर ऑप्शन दिया गया है ये सही होगा। पहला नंबर ऑप्शन क्या दिया गया है? तो पहला नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है 120 गुणे F/P, यानी कि जो आपका क्या होता है, यानी कि जो आपका स्पीड होता है तो स्पीड बराबर 120 गुणे F/P होता है। क्या होता है? 120 गुणे F/P होता है। तो अब यह बात आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। अगला जो मेरा क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है? तो अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है कि एक तुल्यकालिक मोटर में निरंतर वोल्टेज और भार के साथ उत्तेजना करंट के साथ आर्मेचर करंट की भिन्नता होती है। तो हमारे तुल्यांकित मोटर में, किसमें? तुल्यांकित मोटर में जो मेरा क्या होता है? तुल्यांकित मोटर में वोल्टेज और उसके फील्ड की जो उत्तेजना होती है। तो ये बात आप जानते हैं कि तुल्यांकित मोटर को स्टार्ट करने के लिए उसमें दो चीज़ चाहिए। एक, उसमें हम लोग दो प्रकार के सप्लाई देते हैं। तुल्यांकित मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम दो प्रकार की सप्लाई देते हैं। उसकी फील्ड को हम लोग सप्लाई देते हैं डीसी। क्या देते हैं? फील्ड को सप्लाई हम लोग देते हैं डीसी। और उसका जो आर्मेचर होता है तो उससे हम लोग सप्लाई कौन सा देते हैं? आर्मेचर को सप्लाई हम लोग देते हैं एसी। क्या देते हैं? एसी। यानी कि हमारे तुल्यांकित मोटर में दो प्रकार की सप्लाई दी जाती है, एसी और डीसी, दोनों प्रकार की सप्लाई दी जाती है। तो यहाँ पर दिया गया है कि उत्तेजना का मतलब हो गया हमारे तुल्यांकित मोटर के अंदर जो फील्ड पोल लगा है तो उसके फील्ड पोल को हम लोग सप्लाई देते हैं डीसी। तो जो डीसी सप्लाई देंगे तो उसका जो फील्ड पोल होगा वो क्या होगा? वो आपका उत्तेजित होगा। तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तेजित करंट। और उसके बाद 2 नंबर दिया गया है निरंतर वोल्टेज, यानी कि तुल्यांकित मोटर के अंदर निरंतर वोल्टेज और उत्तेजना करंट के वक्र को हम लोग V वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? V वक्र कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, निरंतर वोल्टेज और उत्तेजना करंट के अंतर को हम लोग V वक्र के द्वारा क्या करते हैं? दर्शाते हैं। तो मेरा आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक पदार्थ नहीं है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पारा, सीसा, टीन, ये तीनों के तीनों आपके चालक हैं। जो आपका अभ्रक है वो क्या है? कुचालक है। तो आंसर नंबर मेरा ए सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक स्लिप्ड फेज प्रेरण मोटर में कौन सी वाइंडिंग पतले तार से बनाई जाती है? तो जो हमारे स्लिप्ड फेज मोटर होते हैं, स्लिप्ड फेज मोटर में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक आपकी होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरी आपकी होती है रनिंग वाइंडिंग। तो रनिंग वाइंडिंग को हम लोग मेन वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। और जो मेरी रनिंग वाइंडिंग होती है यह मोटे तार की, कैसे होगी तार की? तो मोटे तार की होती है मेरी रनिंग वाइंडिंग। मोटे तार की रनिंग वाइंडिंग होती है जिसके कारण इसका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। रेजिस्टेंस का क्या होगा? रेजिस्टेंस इसका कम होगा। और इसका जो इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा? इंडक्टेंस इसका उच्च होगा। क्या होगा? उच्च होगा। और जो मेरा रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग मोटे तार की, अधिक टर्न की और कम रेजिस्टेंस और उच्च इंडक्टेंस की होती है और खाँचों में सबसे अधिक गहराई में स्थापित की जाती है। फिर से एक बार याद रखिएगा, स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, रनिंग और स्टार्टिंग। रनिंग वाइंडिंग को हम लोग मेन वाइंडिंग कहते हैं। यह मोटे तार की होती है। मोटे तार के होने के कारण इसका रेजिस्टेंस कम होता है, इंडक्टेंस उच्च होता है और यह खाँचों में अधिक गहराई में स्थापित की जाती है और यह सप्लाई के साथ डायरेक्ट जोड़ी जाती है। जो मेरा स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है पतले तार की होती है जिसके कारण इसका प्रतिरोध उच्च होता है और इसका जो इंडक्टेंस होता है यह निम्न होता है और खाँचों में यह कम गहराई पर स्थापित की जाती है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो सप्लाई होता है वह कैपेसिटर के माध्यम से दी जाती है
और इन दोनों वाइंडिंगों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वह 90 डिग्री का होता है। क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक स्लिप्ड फेज मोटर में कौन सी वाइंडिंग पतले तार से बनी होती है। तो इसमें जो आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग होगा यह पतले तार से बना होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है कि एकल फेज इंडक्शन मोटर में कम मोटा तार का वाइंडिंग कौन सा होता है। तो सिंगल फेज मोटर में जो आपका कम मोटा, तो कम मोटा कौन सा होगा, तो कम मोटा इसमें आपका होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्लियर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तारों के सिरों को आसानी से पहचानने के लिए हम क्या करेंगे। तो हम यहाँ पर वायर फेल्योर का यूज करते हैं। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में आस्तीन का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो मेरा कंट्रोल जो पैनल होता है, इस पैनल में कौन सा घर्षण और गर्मी और शारीरिक क्षति से तारों की सुरक्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर मेरा 4 यहाँ पर सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर मेरा 4 यहाँ पर सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रेमोट यानी कि ग्रेमेट आमतौर पर किस सामग्री से बना होता है। तो बना होता है आपका बना होता है रबर से। किससे बना होता है, रबर से बना होता है। तो क्या करेंगे, हम 4 ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रेक्टिफायर सर्किट में प्रयुक्त भाग संख्या 1N4007 का उपयोग होता है। तो आप लोग सुने होंगे कि जो हमारा जनरेटर होता है, जिस जनरेटर में हम लोग छोटा जो मेरा जनरेटर हो गया जिसमें हम लोग डायोड लगाते हैं, तो जो आपका डायोड होता है, कहते हैं ना कि 4007 डायोड चाहिए। तो जो मेरा 4007 जो डायोड होता है वो ठोस अवस्था डायोड होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर के साथ फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो मेरा सेंटर टैप्ड जो मेरा ट्रांसफार्मर होता है उसमें होता क्या है कि सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर में जो लूप निकले होते हैं वो लूप आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ऊपर वाले लूप में और नीचे वाले लूप में, यानी कि दोनों लूप में मेरे क्या होते हैं, दोनों लूप में मेरे डायोड लगे होते हैं। और जो मेरा बीच वाला जो लूप होता है वो किसका काम करता है, वो काम करता है न्यूट्रल के भांति। तो यहाँ पर जो मेरा सेंटर जो टैप्ड जो ट्रांसफार्मर होगा, इसमें फुल वेव के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 डायोड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूपीएस का एक प्रमुख भाग है। तो जो आपका यूपीएस होता है, इसमें देखिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका डायनेमो होगा यह यूपीएस का भाग है नहीं। बॉकल जो रिले है यह ट्रांसफार्मर का भाग है। और जो आपका एसएमपीएस जो है यह भी इसका भाग नहीं है। इसका जो एक जो प्रमुख भाग है वो कौन सा है, तो प्रमुख भाग मेरा है एस्थेटिक वायर। आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है एस्थेटिक वाइस स्विच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है डैश का प्रयोग विद्युत परिपथ को बंद अथवा चालू करने के लिए किया जाता है। तो जितनी भी हमारे 3 फेज की मोटरें होती हैं या सिंगल फेज की मोटरें होती हैं, उन्हें ऑन और ऑफ करने के लिए हम लोग कॉन्टेक्टर का यूज करते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं। इसमें आप वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापने के लिए दिया जाता है। जो मेरा फ्यूज होता है वो अधिक धारा की करंट को ब्रेक करने के लिए दिया जाता है। जो इंडिकेटर होता है वो सप्लाई की प्रेजेंटी को इंडिकेट करता है। इसमें केवल एक अलग ऑप्शन है कॉन्टेक्टर, जो क्या करता है, जो हमारे 3 फेज या सिंगल फेज मोटर को ऑन ऑफ करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्टेक्टर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले को डैश सिग्नल द्वारा संचालित किया जाता है। तो जो मेरा इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो रिले होता है, इसे हम लोग क्या करते हैं, निम्न सप्लाई पर क्या करते हैं, कार्य में लेते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है एमसीबी को कंट्रोलिंग पैनल में बिना स्क्रू के लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग DIN रेल का हम लोग यूज करते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वॉशिंग मशीन तकनीकी में निर्णय लेने के लिए क्षमता होती है। तो मेरा जो 1 नंबर जो मेरा ऑप्शन दिया गया है न्यूरोफल्जी लॉजिक तकनीकी, यह हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रिक आयरन की सॉफ्ट तल की जो आपका सॉफ्ट तल हो जाएगा की सतह को क्या कहते हैं। यानी कि जो मेरा इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इसकी जो सॉफ्ट होती है उसकी सतह को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 नंबर दिया गया है सोल प्लेट, हम क्या कहते हैं, सोल प्लेट कहते हैं।
तो क्या करेंगे हम सोल प्लेट को हम टिक कर देंगे। इलेक्ट्रिक आयरन की सतह को हम लोग क्या कहते हैं, सोल प्लेट कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है तापक तत्व की धारा, तापक तत्व की धारा को नियंत्रित करने के लिए, तापक तत्व की धारा को नियंत्रित करने के लिए डेस प्रकार का वाट हीटर में किया जाता है, यानी कि वाटर हीटर में किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो घरों में हमारे क्या लगा होता है, घरों में जो हम लोग का पानी गर्म करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं जी, गीजर लगाते हैं। तो गीजर में जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, थारिस्टर लगाते हैं। तो मेरा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक डबल स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में डेस के होते हैं। तो जो मेरा जो डबल अभी आपको बताए हैं कि जो मेरा 3 फेज मोटर होता है या सिंगल फेज मोटर होता है, तो उसमें जो हम लोग रोटर यूज करते हैं 2 प्रकार का होता है। एक तो रोटर होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्क्विरल केज, और दूसरा जो रोटर होता है उसे हम लोग कहते हैं वाउंड रोटर। तो जो मेरा स्क्विरल केज रोटर होता है यह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल स्क्विरल केज रोटर। तो सिंगल स्क्विरल केज रोटर में क्या होता है कि 2 आपकी रिंगें होती हैं, और दोनों के दोनों रिंगें जो होती हैं कॉपर के रड के द्वारा शॉर्ट की गई होती हैं। जो मेरा डबल स्क्विरल केज रोटर होता है, तो डबल स्क्विरल केज रोटर में आपकी जो कॉपर की जो रिंगें होती हैं वो क्या होती हैं, वो 2 होती हैं। कॉपर की रिंगें कितनी होती हैं आपकी, 2 होती हैं। कितनी होती हैं यहाँ पे कॉपर की रिंगें इसके अंदर, 2 होती हैं। और जो मेरे रड जो लगे होते हैं, रड कितने होते हैं, रड जो संख्या होती है 2 परत में होती है। यानी कि डबल स्क्विरल केज में जो कॉपर के रड लगाए जाएंगे वो 2 होंगे, एक ऊपर रड होगा और एक आपका रड अंदर होगा। क्लियर। तो डबल स्क्विरल केज में जो हम लोग रड स्थापित करते हैं वो रडें कितनी होती हैं, वो रडें संख्या 2 होती हैं। एक ऊपरी परत पर होंगी, एक आपकी अंदर परत पर होंगी। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर मेरा जो 3 दिया गया है, रोटर में 2 समानांतर वाइंडिंग होती है। तो ये ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही होगा। डबल स्क्विरल केज रोटर में 2 समानांतर वाइंडिंग होती है, यानी कि 2 कॉपर के रड आपके स्थापित होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है।